सलाम साथियों, मेरा नाम कुमेल अब्बास है। आप सबका स्वागत है सीक्वेंशियल फिजिक्स के चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन को समझने के लिए पोजीशन वेक्टर एंड मोशन एड्रेस का कंसेप्ट सीखा था। तो आज हम उसी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसे हम वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, उसी को आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं काइनेमैटिक्स ऑफ वन डायमेंशनल मोशन या काइनेमैटिक्स ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब इस हेडिंग को पढ़ने से पहले हेडिंग का मतलब तो पता आना चाहिए कि इस हेडिंग का क्या मतलब है। काइनेमैटिक्स का क्या मतलब है? यहाँ पे दो वर्ड से बेसिकली टर्म्स है, काइनेमैटिक्स और वन डायमेंशनल मोशन। जब मैंने काइनेमैटिक्स को स्टार्ट किया था तो पहला वीडियो जो कि 7-8 मिनट का जो वीडियो था, उसमें मैंने 3 डेफिनेशन आपको बताई, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स एंड मैकेनिक्स। उसमें मैंने आपको बताया कि काइनेमैटिक्स का मतलब क्या है। ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम बॉडी की मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट नोइंग द कॉज। यानी अगर मैं शॉर्ट में आपको कहूं कि काइनेमैटिक्स क्या है, तो आप कहोगे काइनेमैटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ द मोशन, स्टडी ऑफ द मोशन, काइनेमैटिक्स का वो मतलब है। और वन डायमेंशनल मोशन, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, वन डायमेंशनल मोशन कहो या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहो, एक ही बात है। उसकी क्या डेफिनेशन है? उसकी डेफिनेशन ये है कि तभी हम कहेंगे कि एक बॉडी वन डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रही है जब उसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट एट अ टाइम चेंज हो रहा हो। ये तभी पॉसिबल है जब बॉडी या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस चले, या पैरेलल टू वाई एक्सिस चले, या पैरेलल टू जेड एक्सिस चले। तो यहां पे मैंने इन दो को मिलाया। अब अगर हम एक साथ इसको समझने की कोशिश करें तो इसका क्या मतलब है? काइनेमैटिक्स ऑफ वन डी मोशन का मतलब यह है कि जब बॉडी वन डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो उस टाइम पे हम उसकी स्टडी ऑफ मोशन करेंगे। ठीक है, इसका यह मतलब है। तो अगर आप लिखना चाहोगे फॉर रिवीजन पर्पस, काइनेमैटिक्स ऑफ वन डी मोशन मींस स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। आज माइक नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए माइक मैंने नहीं पहनी है। स्टडी ऑफ मोशन व्हेन द बॉडी इज परफॉर्मिंग वन डायमेंशनल मोशन। ओके, यानी जब बॉडी 1D मोशन परफॉर्म कर रही होती है उस टाइम पे हम उसकी स्टडी ऑफ मोशन करेंगे। इसी का मतलब है काइनेमैटिक्स ऑफ 1D मोशन। ओके, और जब मैंने वो वीडियो में काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन बताई तो साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि स्टडी ऑफ मोशन का क्या मतलब। स्टडी ऑफ मोशन का मतलब ये है कि जब बॉडी मोशन में होती है तो उसकी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन सब चीजों की कैलकुलेशन करना, उसी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ मोशन। तो जाहिर सी बात है काइनेमैटिक्स ऑफ मोशन यानी 1D मोशन, यानी हम स्टडी ऑफ मोशन करने जा रहे हैं 1D मोशन की। इसका मतलब स्टडी क्या करेंगे? स्टडी करेंगे बेसिकली पहले हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की स्टडी एंड कैलकुलेशन करेंगे। और उसके बाद जब हम ये खत्म करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे, इसके बाद हम स्पीड एंड वेलोसिटी समझेंगे एंड देयर टाइप समझेंगे। ओके, जब हम इसको खत्म करेंगे तो उसके बाद हम समझेंगे एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन क्या होती है, ये ए परपेंडिकुलर, ए पैरेलल क्या होता है, या रिटार्डेशन क्या होता है, इन सब चीजों की हम कैलकुलेशन करेंगे। और एक्सेलरेशन के टाइप्स क्या होते हैं, इन सब चीजों की हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कंसेप्चुअली समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, और समझने के बाद हम 5, 6, 7 क्वेश्चन तक भी हम 7-8 क्वेश्चन तक हम इसके ऊपर करेंगे, जिससे हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे कमांड आ जाएगी। ठीक है, बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अभी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को स्टार्ट करने जा रहा हूं, बट उससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताना चाहूंगा। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको 1D मोशन को समझाया कि 1D मोशन क्या होता है। अभी में मैंने आपको बताया 1D मोशन क्या होता है। जब एक बॉडी का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट ड्यूरिंग इट्स मोशन चेंज हो जाए तो हम कहते हैं 1D मोशन है। सिमिलरली मैं अगर आपको कहूं कि मोशन इन अ प्लेन,
मोशन इन अ प्लेन, या जिसे हम 2D मोशन भी कहते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन आप बता सकते हैं क्या? 1D मोशन मतलब जब सिर्फ बॉडी का एक कोऑर्डिनेट चेंज हो एट अ टाइम। तो 2D मोशन का क्या मतलब होगा? जब बॉडी का 2 कोऑर्डिनेट एट अ टाइम चेंज हो रहे हैं। जब बॉडी का 2 कोऑर्डिनेट, सपोज लेट्स सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और मैंने बॉल को इस ओरिजिन से फेंका एट अ वेलोसिटी u, तो आपको पता है ये जो है ये कुछ इस तरह से चलेगा। मतलब क्या है कि लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है, रबर है, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह फेंका तो ये कुछ इस तरह चलेगी ना, पैराबोलिक पाथ में। इस तरह फेंका तो पैराबोलिक, इसमें इस पैराबोलिक पाथ में, इस मोशन में हुआ क्या बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस बॉडी का जो कोऑर्डिनेट था वो 0,0 था। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये कुछ x1 होगा, ये y1 होगा, यहाँ पे कुछ x कोऑर्डिनेट जो है x1 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ y1 होगा। जब ये यहाँ पे होगा ये कुछ दूरी बदल जाएगी, मान लो x2 है, y की दूरी भी बदल जाएगी, y2 मान लो, और इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे x3, y3, सिमिलरली यहाँ पे x4, y4। यानी ड्यूरिंग इट्स मोशन अगर हम देखेंगे तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो, यानी 2 कोऑर्डिनेट जो है वो साइमल्टेनियसली चेंज होते जा रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो बॉडी है ये 2 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, या मोशन इन अ प्लेन इसे कहते हैं। ओके, अगर डेफिनेशन देखना भी चाहो तो क्या, अ बॉडी इज सेड टू बी, अ बॉडी इज सेड टू बी, body is said to be in 2-dimensional motion when its 2 coordinates change simultaneously. Okay, इसका मतलब है body is said to be 2-dimensional motion या body is said to be motion in the plane, एक ही बात है। When its 2 coordinates change simultaneously, simultaneous मतलब एक साथ। अच्छा, कई लोग जो है ना सोच रहे होंगे सर अभी तो हम मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, आज हमने काइनेमेटिक्स ऑफ 1D मोशन जो है वो स्टार्ट कर ही रहे थे, बीच में आपने मोशन प्लेन यानी 2D मोशन जो है इसकी डेफिनेशन बता दी। कारण क्या है? बेसिकली देखो ये तो एक अलग चैप्टर है, इसको हम, ये तो अपने आप में एक अलग चैप्टर है, बड़ा चैप्टर, इसको तो हम मोशन स्ट्रेट लाइन जब हम खत्म करेंगे इसके बाद हम मोशन प्लेन स्टार्ट करेंगे, है ना। ये मोशन का क्या नाम है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी 1 डायमेंशनल मोशन को जब हम खत्म करेंगे उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। अब बीच में मैंने क्यों आपको डेफिनेशन बताई, क्योंकि इसका जो रीजन है ना तब मैं आपको बताऊंगा जब मैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है ना। जब मैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन करूंगा तब आपको समझ सर ने क्यों बीच में ही क्यों बता दिया मोशन का प्लेन जब किया अलग चैप्टर है। तभी के लिए समझो, नोट करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अभी इतना नोट कर लो ना, तो मैं मिटा रहा हूं, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। ओके, मैं मिटा रहा हूं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम हेडिंग डालने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ 1D मोशन के ही अंदर हम हेडिंग डालने जा रहे हैं। क्या इसको भी मिटा दूंगा, जरूर काम है ना भाई, समझ लो, समझो। ओके, ठीक है। तो यहां पे आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको समझते हैं और आराम से समझते हैं। देखो लेट्स सपोज ये पॉइंट यहां पे ये है ए पॉइंट, और यहां पे जो है यहां पे दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने, इसको मैंने पॉइंट, इसको आप ए पॉइंट कहो या जनरल में आप इसको इनिशियल पोजीशन कहो, एक ही बात है। ये मेरा एक इनिशियल पोजीशन है, और इसको आप बी पॉइंट कहो या जनरल में फाइनल पोजीशन कहो, एक ही बात है। क्या है? एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात। अब यहां पे जरा देखो, अब यहां पे जरा देखो, एक बॉडी है जो कि ए से बी गई, बट इसने 2 पाथ एक्वायर किया। कौन कौन सा पाथ सर? एक तो इसने ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो है वो चुन लिया कुछ इस तरह से, और बी पॉइंट तक पहुंच गई।
और दूसरा जो पाथ इसने एक्वायर किया वो ए और बी को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ए एंड बी को जो जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन है, इस पाथ पे चला। सपोज मैंने इस पाथ को पाथ वन कहा और इस पाथ को मैंने पाथ टू कहा। क्या पाथ वन है हमारे पास, एंड पाथ टू है हमारे पास, ठीक है। पाथ वन है हमारे पास और पाथ टू है हमारे पास, ठीक है। पाथ वन है हमारे पास, पाथ टू है हमारे पास। अगर आप पाथ वन को देखोगे, जब बॉडी जो है वो इस पाथ वन पे चली, तो इस बॉडी की जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज हो रही है। देखो यहां से लेकर यहां तक तो ये डायरेक्शन थी, जब भी यहां पे मुड़ी तो डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर से डायरेक्शन यहां पे, फिर जब यहां पे मुड़ी फिर से डायरेक्शन चेंज हो गई। यानी इस पाथ वन पे जब बॉडी चली, जेंडर आपके ऊपर है, तो इस पाथ पे उसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं है बल्कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, ठीक है कि नहीं है। जबकि अगर आप पाथ टू को देखोगे, इस पाथ टू पे ए से लेकर बी तक, यानी इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में चल रही है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पाथ वन में आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या किया, तो आपने कहा कि इसमें जो डायरेक्शन ऑफ द बॉडी है, डायरेक्शन ऑफ बॉडी जो है वो फिक्स नहीं है बल्कि चेंज हो रही है, है ना, चेंज कॉन्स्टेंटली। अच्छा, अब दूसरी बात यहां पे, लेट सपोज आपने, अच्छा यहां पे तो पार्ट टू है ना, पार्ट टू भी है। पार्ट टू को जब आपने ऑब्जर्व किया तो आपने देखा कि डायरेक्शन ऑफ द बॉडी जो है वो चेंज नहीं हो रही है बल्कि कांस्टेंट है, फिक्स है। डायरेक्शन जो पाथ है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। ओके, दूसरा क्या किया आपने इस पाथ वन की जो लेंथ है वो मेजर किया। लेट सपोज इस पाथ वन की जो लेंथ है वो L1 आ गई, और सिमिलरली आपने पाथ टू को जो इसकी जो लेंथ है वो मेजर की, वो L2 आए। लेट्स सपोज, देखो भाई यहां पे एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच में जो मिनिमम शॉर्टेस्ट लेंथ पॉसिबल हो सकती है वो क्या होगी, वो लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। यानी अगर आप एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो ए और बी को ज्वाइन करते हुए, तो इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है, लेट्स सपोज एल है, तो एल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, L is the shortest length between A and B, यानी A and B के, यानी दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ पॉसिबल हो सकती है, दैट इज द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग A and B, ज्वाइनिंग दैट टू पॉइंट्स। तो यहां पे अगर आप देखोगे इस पाथ टू को, अगर आप देखोगे हमने बनाए कैसे, जब हमने A पॉइंट और B पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया तो तभी ये पाथ टू बन गई। तो मैथ्स हमें सपोर्ट कर रही है, तो कह रही है कि ए और बी के बीच में जो आपने पाथ टू बनाया बाय ज्वाइनिंग ए एंड बी बाय स्ट्रेट लाइन, तो ये पाथ टू की जब आप लेंथ मेजर करोगी जो कि L2 है, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन ए एंड बी। सो L2 जो है वो हमारे पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ बिटवीन ए एंड बी है। इससे शॉर्टेस्ट कभी कोई हो ही नहीं सकता। और पाथ, जो भी पाथ आप एक्वायर करोगे, चाहे ये पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 5, कोई भी पाथ एक्वायर करो, उन सभी पाथ की जब आप लेंथ मेजर करोगे वो इस लेंथ से तो ज्यादा ही आएगी, कम नहीं आ सकती, क्योंकि दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ। मैथ्स हमें सपोर्ट कर रही है भाई। ओके, सो जब हमने पाथ 1 को देखा तो आपने दो चीजें ऑब्जर्व की, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी जो है वो चेंज हो रही है और लेंथ जो आपने मेजर की वो L1 है। ओके सर, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट 2 में कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, और लेंथ आपने जब मेजर की वो L2 है, और बाय द सपोर्ट ऑफ द मैथ्स ये जो लेंथ है दैट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन ए एंड बी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो लेंथ है यहाँ पे पाथ 1 पे जो आपने लेंथ मेजर किया, दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस, और यहाँ पे जो L2 आपने मेजर किया, दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट।
दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। सो अगर आपसे आपका दोस्त पूछे कि व्हाट इज डिस्टेंस, तो आप क्या कहोगे? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ covered by the body from initial position to final position irrespective of its direction। यानी डिस्टेंस उस पाथ की लेंथ है जिस पाथ में जो बॉडी की जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं रहती। क्या बोला मैंने? इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन। जबकि अगर दोस्त पूछे आपको बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप कहोगे इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ of the path covered by the body from initial position to final position without changing the direction, without changing the direction। Displacement is the shortest length of the path covered by the body from initial position to final position without changing its direction। So, अभी मैं लिखवा दूंगा, अभी और पॉइंट से ऐसा यूनिट डायमेंशन और छोटी छोटी बातें हैं वो भी हम लिखूं, बट अभी मोटा मोटा समझ लो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इतना मुझे आई होप कि समझ में आएगा, समझ में आया होगा। तो अभी हम इसको अच्छी तरह अंग्रेजी भाषा में लिख लेते हैं रिवीजन के पर्पस के लिए, या अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो उसमें लिखने के लिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो पहले हम डिस्टेंस के बारे में डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये जो डायग्राम है ना ये बना के रखेंगे। ये रही हमारी इनिशियल पोजीशन, इस डायग्राम से हमें सारा क्लियर जो है कंसेप्ट। ये रहा हमारा बी पॉइंट, ये फाइनल पोजीशन। ओके, तो दिस इज पाथ 2 और दिस इज पाथ 1। ओके, सो पहले हम डिस्टेंस के ऊपर चर्चा करते हैं। भाई डिस्टेंस को क्या समझा हमने? डिस्टेंस को पहली बात जो हमने समझी वो तो इसकी डेफिनेशन है। भाई क्या डेफिनेशन है? इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ covered by the body, covered by the body from initial position। इनिशियल पोजीशन को हम आईपी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं भाई? आईपी लिख रहे हैं। आप कॉपी में सीधा इनिशियल पोजीशन लिखा, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन एफपी irrespective of its direction, irrespective of its direction। irrespective of its direction, ठीक है। यानी डिस्टेंस उस पाथ की लेंथ है जिस पाथ पे जो बॉडी चला ना इनिशियल पोजीशन से फाइनल, बट चला इस तरह की उस पर डायरेक्शन फिक्स नहीं रही। दूसरा पॉइंट जो डिस्टेंस है ना, चूंकि यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स नहीं है, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, यानी स्केलर क्वांटिटी है मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। यानी अगर हमें डिस्टेंस को डिफाइन करना है तो हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, डिस्टेंस डिफाइन हो जाएगी। तीसरी बात अगर हम बात करेंगे इसकी एसआई यूनिट की बात जरा करो। एसआई यूनिट जो इसका है दैट इज मीटर। ओके, एम से डिनोट करते हैं। और डायमेंशन अगर आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन जो चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें डायमेंशन आपने देखा होगा, डिस्टेंस का जो डायमेंशन है वो m0 l1 t0 है, जिसको आप शॉर्ट में l भी लिख सकते हैं। ओके, हाँ, सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस। और भी एक दो बातें हैं वो हम जब दोनों को हम कवर करेंगे उसके बाद हम जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अभी आप मोटा मोटा आइडिया ले लो। तो अभी इसको इसको मिटा रहे हैं भाई। तो
डिस्टेंस खत्म, अभी डिस्प्लेसमेंट भी आता है। और भी बातें भाई आगे जाके वीडियो में आपको समझाएगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा भाई, कुछ नहीं छोड़ूंगा। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा एक बात मैं बोलिए कि डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस उसको हम जनरली एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, एस से डिनोट करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम एस और ऊपर एरो एस वेक्टर। तो पहली बात डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, shortest length of the path covered by the body from initial position IP to final position FP without changing its direction, ठीक है। इसको मैंने कई बार समझाया, अब समझाने की जरूरत नहीं। दूसरा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, बट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। QTY मतलब क्वांटिटी, सीधा इसलिए था भाई, हो सकता है आपको डाउट आ जाए भाई, क्वांटिटी, ओके, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको पता ही होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, मैं बता रहा हूं, वेक्टर क्वांटिटी है तो दो चीजें तो होगी क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो है, दैट इज द मैग्नीट्यूड द लेंथ ऑफ द पाथ, वो तो मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यानी डिस्प्लेसमेंट अगर हमें वेक्टर बनाना है तो आप इनिशियल पोजीशन पे टेल रखिए और फाइनल पोजीशन जो है उस पे एरो रखिए, सॉरी हेड रखिए, एरो ना, हेड रखिए। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे टेल रखिए, फाइनल पोजीशन पे हेड रखिए। ये जो आपको वेक्टर दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो यहाँ पे आप अपने रिवीजन के लिए टेल जो है वो आप इनिशियल पोजीशन पे रखो, इनिशियल पोजीशन पे रखो, और जो हेड है वेक्टर का वो आप फाइनल पोजीशन पे रखो, फाइनल पोजीशन पे रखो, ओके। तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा, दिख ही रहा है आपको। तीसरा, जल्दी जल्दी बात करते हैं, एसआई यूनिट अगर हमें इसका चाहिए तो इसका भी एसआई यूनिट मीटर है। और डायमेंशन की अगर हमें बात करनी है तो इसमें भी डायमेंशन M0 L1 T0 है, जिसको हम शॉर्ट में L लिख सकते हैं, ओके, इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसका वेक्टर फॉर्म किस तरह रहेगा, यानी मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह रहेगा, वो हम यहाँ पे देखते हैं। वेक्टर फॉर्म किस तरह है तो वो भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देख लो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप चाहो तो इसका ये तीसरा था कि चौथा पॉइंट ले लो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस, ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस, ओके। लेट्स, और ये हमारे पास ओरिजिन है, और लेट्स सपोज यहाँ पे ए पॉइंट है जो कि इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पे बी पॉइंट है जो कि हमारी फाइनल पोजीशन है, ओके। तो अगर मुझे ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना है तो कैसे बनाओगे? लास्ट वीडियो में बताया। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना है तो रेफरेंस यानी ओरिजिन पे टेल रखो, हेड यहाँ पे रखो, और बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जिसको मैं आर आई कहता हूं। आर आई क्या है? आर आई इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी, है ना, इनिशियल पोजीशन। और आर एफ अभी मैं लिखूंगा, आर एफ क्या है, यानी आर बी जो है ना, इसका पोजीशन वेक्टर निकालो, दैट विल बी दिस, लाइक दिस, आर एफ इज फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, फाइनल पोजीशन। तो आर आई इनिशियल पोजीशन। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना है, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनाओगे? इनिशियल पोजीशन पे टेल रखो, फाइनल पोजीशन पे हेड रखो, तो बन जाएगा। तो यहाँ पे टेल, यहाँ पे ये, तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल तो दिख रहा होगा, आर आई एस वेक्टर और आर एफ वेक्टर जो है, इन्होंने एक ट्रायंगल बनाया है।
इन्होंने क्या बनाया, एक ट्राइंगल बनाया। सो आप कह सकते हो क्या, बाय ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या कहता है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तीन वेक्टर्स अगर ट्राइंगल फॉर्म कर रहे होंगे इस तरह कि दो वेक्टर्स इन ऑर्डर हो और तीसरा वेक्टर इन ऑर्डर ना हो। अब इसका क्या मतलब है इन ऑर्डर, यानी आर आई एस वेक्टर और आर एफ वेक्टर जो है ये तीन वेक्टर्स ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। और ट्राइंगल में जरा देख लो भाई, आर आई का जहां पे हेड खत्म होता है, एस वेक्टर का वहां पे टेल शुरू होता है, जबकि एस वेक्टर का जहां पे टेल हेड खत्म होता है वहां पे आर एफ वेक्टर का टेल शुरू नहीं होता बल्कि हेड शुरू होता है। तो हम ये कहते हैं कि आर आई वेक्टर और एस वेक्टर इन ऑर्डर है, क्योंकि जहां पे आर आई वेक्टर का हेड शुरू होता है वहां पे एस वेक्टर का टेल शुरू हो रहा है, और ये इन ऑर्डर नहीं है। तो बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस, यानी वेक्टर सम ऑफ आर आई एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू दिस। यानी अगर आप लिखोगे तो आर आई प्लस एस वेक्टर विल बी इक्वल टू आर एफ वेक्टर। सो अगर हमें एस वेक्टर चाहिए, दिस इज नथिंग बट फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। क्या, फाइनल वेक्टर माइनस, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चाहे आप लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर फॉर्म ऑफ। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आपको फाइनल पोजीशन वेक्टर दिया गया है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर दिया गया है या निकाल दिया गया है, और डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना, तो क्या करो, फाइनल को माइनस करो इनिशियल वेक्टर से, निकल जाएगा। कैसे कब, ये तो क्वेश्चन के थ्रू खटाक से समझ में आएगा, ठीक है ना भाई। हाँ, तो अब यहाँ पे देख लो भाई, एक पॉइंट है, एक रिलेशनशिप होती है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशनशिप होती है। यार ये किधर गया है, इसको मिटाना, इसको नोट कीजिए, दिख रहा है ओके। देखो यहां पे हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन distance and magnitude of displacement। वो ये है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा या तो ग्रेटर रहती है, इक्वल रहती है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से समझ। एग्जाम्पल नंबर, देखो ये मान लो एक पाथ है, इस पाथ में मैंने ये ए पॉइंट दे दिया, ये बी पॉइंट दे दिया, ठीक है, और ये ले लिया सी पॉइंट, ओके। तो मैं एक बॉडी है जो कि ए से बी चली, ए से लेकर बी, फिर वापस आके सी पे रुकी। जो ए बी डिस्टेंस है, जो ए बी की जो लेंथ है, दैट इज 100 मीटर, और ए सी की जो लेंथ है दैट इज 60 मीटर। लेट्स सपोज यहां से लेकर यहां तक 100 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक 60 मीटर है। तो आपको इस केस में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूं तो इसका मतलब आपको डायरेक्शन भी देनी होगी, ठीक है ना। बट हमें डायरेक्शन यहाँ पे नहीं देना है, हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन करने लगे हैं। यानी डिस्टेंस तो स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है। अगर आप सिर्फ कहते हो कि डिस्टेंस इज ग्रेटर और लेस देन ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब ये है कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है, ये तो स्केलर है। वेक्टर और स्केलर का डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है, स्केलर का और वेक्टर का कंपैरिजन होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया, जो कि आप स्केलर बना, मैग्नीट्यूड ही रहा। यहां से लेकर यहां तक, यानी ए से लेकर सी तक, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो पहले डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस में आपको बताया, क्या बताया,
It is the length of the path covered by the body from initial position to final position irrespective of its direction. डायरेक्शन यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा है, यानी पहले A से लेकर B तक चला, फिर B से लेकर C तक चला, तो डिस्टेंस क्या रहा? AB प्लस BC, AB प्लस BC। तो AB तो ठीक है, तो BC को क्या लिख सकते हो आप? AB माइनस AC। तो बच्चों वाली थोड़ा तरीका मैंने बताया, ठीक है। अभी AB क्या, ABC को क्या लिख सकते? AB माइनस AC माइनस AC। तो AB कितना है भाई? 100 प्लस AB कितना है? 100, AC कितना है? 60। तो ये हो गया 100 प्लस 40, 140 मीटर, 140 मीटर। ठीक है ना भाई? अभी तुम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी को डाउट है इसलिए मैंने। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? इनिशियल पोजीशन क्या है, ये फाइनल पोजीशन क्या है, ये इन दोनों के बीच में जो लेंथ है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। सो AC हमारा डिस्प्लेसमेंट, और AC को आप लिख सकते हो अच्छा AC तो डायरेक्ट गिवन है, AC इज 60 मीटर। तो यहाँ पे जरा देखो, डिस्टेंस जो है 140 मीटर निकली और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 60 मीटर निकली। ओके, अब मान लो दूसरा जो है, अभी दूसरा एग्जांपल भी ऐसे ही दे सकता हूं, है ना। दूसरा एग्जांपल मान लो ये है, ये A है, ये B है, ठीक है, और ये बॉडी जो है वो A से B चली, फिर A से यहाँ पे C चली। ये मान लो 20 मीटर है और ये A से लेकर B तक जो है वो 80 मीटर है, ठीक है। तो आपको ये बताना है डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। सो A से लेकर B से लेकर फिर C चला, यानी AB चला फिर BC चला, तो लेंथ विल बी द AB यानी 80 मीटर प्लस BC इज 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर, यानी 140 मीटर। यहाँ पे भी मेंशन किया गया है भाई, 140 सेम है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए? इनिशियल फाइनल के बीच में जो डिस्टेंस दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है? 20 मीटर। तो यहाँ पे भी देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जरा देखो यहाँ पे भी देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा आएगी, तो obvious सी बात है। सो डिस्टेंस हमेशा या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी डिस्टेंस। अच्छा, इक्वल कब होगी? इक्वल कब होगी? इसको मिटा दो भाई। इसका जो यूज है ना, हम जब स्पीड वेलोसिटी पढ़ेंगे तब हम इसका यूज एक्चुअली यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, अभी तो आप इसको लिख लो भाई। अच्छा, यहाँ पे जरा देखो, अगर बॉडी सिर्फ A से B तक ही चली, A से B तक ही चली, और ये मान लो 100 मीटर है, तो अगर मैं आपसे कहूं डिस्टेंस इस केस में निकालो और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालो, तो क्या कहोगे? आप कहोगे डिस्टेंस A से लेकर B तक, तो ये तो A से लेकर B तक ये इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, और यहाँ पे डायरेक्शन डिस्टेंस पे कंसीडर किया नहीं जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और 100 मीटर। तो बेसिकली क्या कहना क्या चाह रहा हूं मैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ग्रेटर तो हमेशा ही रहेगा। इक्वालिटी कब साइन आती है, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कब बराबर होता है? जब बॉडी की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती है। इस केस में क्या बॉडी की डायरेक्शन चेंज हुई? क्या नहीं हुई। इस केस में बॉडी की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हुई है, तो ये पलट गया ना, तो डायरेक्शन चेंज होगी, जिसकी वजह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं आया। इस केस में डायरेक्शन ऑफ द बॉडी फिक्स है, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी चेंज नहीं हुई फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इसीलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर आया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी बिटवीन डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होल्ड्स when direction of the body does not change। ठीक है, जब डायरेक्शन ऑफ द बॉडी चेंज नहीं होती है भाई, ठीक है। इसको नोट कीजिए भाई, इसको नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। मैं यहाँ पे देखूंगा भाई ड्यूरेशन क्या होगी वीडियो की, 35। नोट कीजिए भाई, ठीक है। हाँ, अब हम क्वेश्चंस पे जंप कर सकते हैं भाई, बट इससे पहले भाई मैं यहाँ पे थोड़ा अपने दिमाग में देख लूं कुछ पॉइंट तो नहीं छूटा है। मोहब्बत
हाँ एक और पॉइंट है भाई, एक और पॉइंट है, इसको नोट कीजिए। पॉइंट है भाई कि जो डिस्टेंस है, ये आप जब मैंने डिस्टेंस जो है वो डिफाइन किया था अलग से और डिस्प्लेसमेंट अलग चर्चा की हमने, तो शायद फोर्थ पॉइंट यानी डिस्टेंस में भी फोर्थ पॉइंट ऐड करना, डिस्प्लेसमेंट में भी फोर्थ पॉइंट ऐड करना है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा या तो पॉजिटिव होती है या तो जीरो होती है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना। यानी डिस्टेंस को अगर हमें मैथमेटिकली लिखना हो तो क्या लिखोगे? सिर्फ मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड तो हमेशा या तो पॉजिटिव होता है या तो जीरो होता है। मैग्नीट्यूड तो लेंथ होती है ना, तो मैग्नीट्यूड या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो इसीलिए जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव या जीरो होती है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट पे फोर्थ पॉइंट लिखिए, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। कैसे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहता है? मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का और इसका डायरेक्शन। और देखो ये तो पॉजिटिव होगा, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, बट जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव भी हो सकती है। लाइक माइनस आई कैप हो सकता है, माइनस जे कैप हो सकता है, माइनस जेड कैप हो सकता है। तो बेसिकली ये नेगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ गई कि नहीं आ गई? हाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ गई। हाँ पॉजिटिव भी आ सकती है, मान लो डायरेक्शन पॉजिटिव है, प्लस आई कैप है, माइनस प्लस जे कैप है, प्लस के कैप है, तो पॉजिटिव भी आ सकती है। और जीरो आ सकती है, मान लो मैग्नीट्यूड ही जीरो यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड हो गए, है ना। बॉडी ने जहां पे स्टार्ट किया था बॉडी वहीं पे वापस आ गई, इनिशियल फाइनल पोजीशन कोइंसाइड हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी आ सकती है और मैग्नीट्यूड भी और डिस्टेंस भी जीरो आ सकती है। डिस्टेंस कब जीरो आ सकती है? बॉडी चलाएंगे, बॉडी चली नहीं। इस केस में देखो बॉडी इनिशियल पोजीशन से फिर से वहीं पे पहुंच गई, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है, बट डिस्टेंस डबल होगी। मान लीजिए x है तो ये 2x होगी ना, पहले x चला फिर x चला तो 2x। डिस्टेंस कभी यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती क्योंकि बॉडी चली ना। जब बॉडी चलती है तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, और जब चलने के बाद भी, बॉडी चलने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। कब है? जब इनिशियल फाइनल पोजीशन कोइंसाइड हो सकती है। भाई सब बता दिया मैंने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सब बता दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मजेदार क्वेश्चंस करेंगे और आपको आनंद आएगा। थोड़ा ईंट डाल देता हूं इसमें भी। तो क्या यहाँ पे लिखे भाई? क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन मुझे लेने पड़ेंगे भाई, किधर है? पहला क्वेश्चन तो है जो हमने अभी किया, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो अभी किया हमने, चलो लिख ही लो भाई, लिख ही लो। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है कि ये रही भाई फिगर, ये रहा पाथ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ओके, यहाँ पे दिया गया है ए बी जो है वो 100 मीटर है, सेम है वही क्वेश्चन, और ए सी जो है वो 60 मीटर है। तो आपको फाइंड क्या करना है आपको? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कब?
जब बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी और दूसरा बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी फिर बी टू सी, यानी यहां से लेकर यहां तो फिर यहां से लेकर यहां, तो आपको क्या डिस्टेंस इजी है भाई। पहले केस में बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक चली तो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो क्या आएगा, लेंथ ऑफ द पाथ। तो ए बी की लेंथ क्या है 100 मीटर, तो इस केस में जो डिस्टेंस आएगी दैट इज 100 मीटर और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या आएगा, दैट इज आल्सो 100 मीटर, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये और ए बी की जो लेंथ है 100 मीटर है। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है ना, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। दूसरे केस में बॉडी मूव्स फ्रॉम ए से लेकर बी, फिर मतलब बॉडी ऐसे चल रही है, ए से बी फिर बी से, तो इस केस में आपको डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। इस केस में डिस्टेंस क्या आएगी जरा जल्दी बता दो, डिस्टेंस जो है वो आएगी फिर ए से बी यानी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, तो ए बी कितना है भाई 100 मीटर और बी सी किस तरह निकालोगे, ए बी माइनस ए सी, ए बी कितना है 100 माइनस ए सी 60, 100 माइनस 60, तो मतलब ये अगर 100 है भाई, ये अगर 100 है और ये अगर 60 मीटर है तो भाई ये 40 मीटर होगा ना, तो ये रहा 40 प्लस 40 मीटर, तो 140 मीटर। ओके, ये तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, द लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट लेंथ दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, और वो कितना है 60 मीटर। ये पहला क्वेश्चन है, ये देखो। अच्छा, ये मैंने क्यों करा है, देखो भाई, जब मैंने ये काइनेमेटिक्स ऑफ 1D मोशन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ 2D मोशन बताई, तब आपने बताई क्यों बताया, ऐसा क्यों डिफाइन किया, इसीलिए क्योंकि अगर मैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर फॉर 1D मोशन क्वेश्चन कर रहा हूं, एक बॉडी 1 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रही है और मैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं आपसे, उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूं, तो यही क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, ये इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझना अच्छी से, तो मैं यहाँ पे जब बॉडी 1 डायमेंशनल मोशन जब नहीं कर रही है बल्कि 2 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, क्या कर रही है 2 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, तब हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। वहां पे थोड़ा अच्छे सवाल आते हैं और वहां पे हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो अच्छी और नॉलेज हो जाती है, कंसेप्ट और क्लियर होता है। जबकि अगर मैं 1 डायमेंशनल मोशन के ऊपर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन कर रहा हूं तो ये क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये तो बिना पेन उठाए सोल्व हो सकता है, तो इसीलिए मैंने वहां पे 2 डायमेंशनल मोशन का डेफिनेशन, ताकि 2 डायमेंशनल मोशन की डेफिनेशन यानी कंसेप्ट है थोड़ा आइडिया आपको मिल जाए। तो इसी बात पे हम क्वेश्चन करते हैं भाई, आओ इसको मिटाते हैं। इससे पहले मैं क्वेश्चन उठाऊं, मैं आपको भाई साहब एक चीज बताना चाहूंगा, दैट इज यहाँ पे लिख लो PNQ। व्हाट इज PNQ? PNQ मतलब प्री रिक्विजिट बाय स्पेलिंग, प्री रिक्विजिट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए प्री रिक्विजिट है, यानी उसके लिए ये चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर ये एक सर्कल है और ये रहा इसका सेंटर और ये रहा इसकी कॉर्ड, ठीक है, तो अगर ये कॉर्ड है तो आपको ये पता है क्या, अगर मैं सेंटर से, ये रहा सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालूं तो ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द कॉर्ड ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये भाई शायद 8th 9th के मैथ्स है, आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो देख लो। परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द कॉर्ड ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और अगर मैं यहाँ पे इन एंड्स को ज्वाइन करता हूं, तो मान लो ये पूरा एंगल थीटा है, पूरा एंगल जो है वो थीटा है,
तो ये पता है ये कितना होगा, ये थीटा बाई 2 होगा, ये थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और राइट एंगल ट्राइंगल RHS से ये जो है RHS से ये इसके बराबर में, और ये कॉमन है, और एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट हो जाता है। एंगल साइड एंगल कॉलेज साइड एंगल साइड से, भाई साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि पूरा थीटा है तो ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2। तो इसमें PNQ में प्री रिक्विजिट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि एक कॉर्ड अगर है तो उस पे अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालूं तो उसको बाइसेक्ट करती है, और अगर यहां से लेकर यहां तक, यानी जब मैं एक्सट्रीमिटीज यानी कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज यानी कॉर्ड के एंड्स को ज्वाइन करता हूं, तो अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई। भाई साहब इसी को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है कि अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए एंड बी, क्वेश्चन लिख लो। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए एंड बी, okay, moves from A to B, Oxford English word, A to B along C, okay, path as shown, along C path as shown, okay. Find distance and displacement from A to B. Find distance and magnitude of displacement from A to B. डायग्राम दिया गया है भाई, ये रहा सर्कल, और ये रहा किधर है, हाँ ये रहा A पॉइंट, ये रहा B पॉइंट, और पाथ ये C से, यानी यहां से लेकर यहां तक इस तरह चल रहा है, और ये जो एंगल गिवन है ये थीटा गिवन है, ये जो एंगल है वो थीटा गिवन है। तो आपको जो है आपको एक तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। मुझे ये बताओ डिस्टेंस क्या रहेगी यहाँ पे, डिस्टेंस तो लेंथ इसकी, ये जो आर्क दिख रहा होगा, क्योंकि बॉडी तो ये यहाँ पे चली ना, यहाँ से चली है ना, तो डिस्टेंस तो इस लेंथ की पाथ रहेगी, इस लेंथ की जो पाथ है दैट विल बी द डिस्टेंस। सो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो कैसे रहेगा, ये जो इस लेंथ की, इस पाथ की लेंथ कैसे निकालोगे आप, प्री रिक्वेजन में बोलना भूल गया। एक और रिलेशन होती है S इज इक्वल टू आर थीटा, अच्छा रेडियस भी गिवन है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो r है, मतलब क्या है कि जो आर्क लेंथ है S मत लिखो L ही लिखो भाई, L इज इक्वल टू आर थीटा है, मतलब मान लो ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आर्क लेंथ है वो L है, और ये जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वो थीटा है, और रेडियस r है, तो L थीटा और r में एक रिलेशन होता है, L इज इक्वल टू आर थीटा, और थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए, तो ये रिलेशन होती है L r थीटा में। मैं बेसिक से बता रहा हूँ भैया, इतना तो कोई बताएगा ही नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप नंदे हो भाई, कुछ नहीं आता आपको। L इज इक्वल टू आर थीटा, तो भाई साहब L इज इक्वल टू, यहाँ पे इस तरह लिख लो, अच्छी तरह से लिख लो, आंसर है पहले कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस, सो वी नो दैट, भाई जैसे कि पेपर लिख रहा हूं, वी नो दैट क्या L इज इक्वल टू आर थीटा। अब L क्या है यहाँ पे, दिस हमारा डिस्टेंस, S R क्या पे, कैपिटल R, थीटा तो क्यों है थीटा, सो S इज इक्वल टू आर थीटा हमारे लिए क्या होगा, डिस्टेंस। अब कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
कैलकुलेशन ऑफ ये अच्छा डिस्प्लेसमेंट। देखो जो मैंने प्री रिक्विजिट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्री रिक्विजिट बताया ना पीएनक्यू में, देखो पहले तो आपको ये समझना कि डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन बना दो। इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, दैट विल द लेट्स सपोज इस ए बी की जो लेंथ है वो ए है, लेट्स सपोज इसकी ए बी की जो लेंथ है वो ए है। क्या है? ए बी की जो लेंथ है वो ए है, ए बी की जो लेंथ है वो ए है। अच्छा अब मुझे ए निकालना है, कैसे निकालना है? वही सेंटर से इस कॉर्ड, ये कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ओके, बाइसेक्ट करेगा। और साथ ही साथ ये जो थीटा हमें दिख रहा था फुल एंगल, अब अगर मैं ये एंगल निकालूं सिर्फ इतना, तो दिस विल बी द थीटा बाय 2, दिस विल बी द थीटा बाय 2। लेट्स सपोज सेंटर का नाम है वो। ओके, अब इस ट्रायंगल में जाओ, ओ ए और इसको ए बी सी है, इसको डी मान लो। ओ ए डी में इन ट्रायंगल ओ ए डी, इन ट्रायंगल ओ ए डी क्या हमें चाहिए? अच्छा अगर ये ए है तो ये मतलब ये बाइसेक्ट किया ना, तो ये कितना होगा? a by 2, ये तो a by 2 होगा ना, a by 2 प्लस a by 2 विल बी इक्वल टू a, है ना। तो अगर ये इसने इसको बाइसेक्ट किया तो a बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना, तो a का दो इक्वल हाफ क्या होगा? a by 2 a by 2, तो ये a by 2 ये a by 2। तो इस ट्रायंगल ओ ए बी में आपको क्या चाहिए? ये चाहिए गिवन के ये, तो साइन थीटा लगा लो भाई, साइन थीटा, थीटा नहीं थीटा बाय 2, क्योंकि यहाँ पे थीटा बाय 2 है, और इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? a बाय 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज r, तो ये a बाय 2r हो गए। a हमें चाहिए तो a इक्वल टू 2r साइन थीटा बाय, r भी हमें गिवन था, थीटा गिवन था, तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, जो हमें गिवन है उनके टर्म में निकाला। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू r थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 2r sin थीटा बाय 2। भाई ड्यूरेशन पहले देख लो, हां 2r sin थीटा बाय 2, ठीक है ना, 2r sin थीटा बाय 2। सो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किधर गया भाई हमारा? अब क्वेश्चन है कि अ बॉडी मूव 6 मीटर, ओके यहां पे क्वेश्चन नंबर, अ बॉडी मूव्स 30 मीटर, अ बॉडी मूव्स 30 मीटर इन ईस्ट, ओके 40 मीटर इन नॉर्थ, find distance in displacement, find distance and magnitude of displacement। क्वेश्चन में इतना तो आपको पता होगा कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, और ये वी होता है, वी मतलब वेस्ट और ईस्ट, ठीक है ना, वही। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी मूव्स 30 मीटर इन ईस्ट, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, तो ये 30 मीटर ईस्ट में चल रही है इस तरह, 30 मीटर, और 40 मीटर नॉर्थ, फिर यहाँ पे ये 40 मीटर नॉर्थ की तरह चल रही है, दिस इज 40 मीटर। तो आपको डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या रहेगा? डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, यानी 30 प्लस 40। यहाँ पे डिस्टेंस जो है दैट विल बी 30 मीटर प्लस 40 मीटर, दैट इज इक्वल टू 70 मीटर। तो दिस विल बी द डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट इज क्या रहेगा? ये मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और बी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। इस स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर इसकी जो लेंथ है दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो किस तरह लिख लोगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हमें चाहिए तो ए पे टेल रखो और बी पे हेड रखो, दिस विल बी द हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो हमें किस तरह निकालना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस तरह निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी द फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसका तो कोऑर्डिनेट 0,0 है
और इसका b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो 30 है और y कोऑर्डिनेट 40 है, ठीक है ना। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा दैट विल बी द फाइनल पोजीशन वेक्टर। b का जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है वो 30 i कैप प्लस 40 j कैप है माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, वो तो जीरो भी जीरो है, a का पोजीशन वेक्टर तो जीरो है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकला वो 30 i कैप प्लस 40 j कैप निकला। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए वो अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ 900 प्लस 600, तो आपको अंडर रूट ऑफ 2500, तो अंडर रूट ये तो कितना हो गया 50 मीटर। ओके, ये तो मैंने डिस्प्लेसमेंट। अगर वो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो इस ट्रायंगुलर पीजीटी निकालो। पीजीटी क्या कहता है, दिस स्क्वायर एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। अगर वो डायरेक्ट चाहिए, वेक्टर फॉर्म नहीं चाहिए तो दिस विल बी द अगेन 2500। इसका अंडर रूट करोगे तो ये 50 मीटर आएगा। बट ये तो इस केस में तो यही इजी है, आप इसमें पीजीटी निकालो और ये इक्वेशन आएगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करने जा रहा हूँ उसमें तो यही आसान है, वेक्टर फॉर्म निकालो, यानी इनिशियल पोजीशन का इनिशियल पोजीशन निकालो, फाइनल पोजीशन निकालो, उसका सब्ट्रैक्शन करो तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में निकल जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए अंडर रूट कर दो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तो आप पीजीटी डायरेक्ट निकाल, इस ट्रायंगल में पीजीटी लगा दो यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और आपको एस मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर आप ये करोगे ये थोड़ा लंबा हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए, बट अगले क्वेश्चन के लिए जो है यही मेथड आसान होगा। तो इसीलिए मैंने आपको यहीं पे बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, a body moves 6 meters south, a body moves 6 meters south, 8 meter west, क्या 8 लिखता हूं मैं, 8 meter west and 10 meter vertically upwards and 10 meter vertically upwards। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, vertically upwards। फिर किधर गया भाई, vertically upwards। Find distance and magnitude of displacement। Find distance and magnitude of displacement। देखो इसको करने के दो तरीके भाई, एक तो मैथ्स लगा दो, पहले तो डायग्राम बनाओ भाई। ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा वी यानी वेस्ट और ईस्ट। अच्छा, बॉडी मूव 6 मीटर साउथ, यहाँ पे साउथ 6 मीटर, फिर वेस्ट चली, वेस्ट कितना 8 मीटर। अब यहाँ पे 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स। अब वर्टिकली अपवर्ड्स का मतलब ये नहीं कि नॉर्थ, वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब क्या है, देखो ये हमारा प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, ये रहा नॉर्थ, अच्छा यहाँ इसी डायरेक्शन, ये रहा नॉर्थ, ये रहा हमारी तरह साउथ, ये रहा देखो इस तरफ नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। अब बॉडी क्या है, साउथ चली 10 मीटर 6 मीटर साउथ 6 मीटर और फिर 8 मीटर वेस्ट, 8 मीटर वेस्ट, फिर कह रहे 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स। अब 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स का मतलब इस डायरेक्शन में नहीं है, 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब वो खड़ा हो इस तरह, 10 मीटर खड़ा चली इस तरह। ये पहले 6 मीटर साउथ, 8 मीटर वेस्ट, फिर 10 मीटर ये इस तरह से खड़ा। तो यहाँ पे ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये दोनों तो प्लेन थे, ये आउट ऑफ द प्लेन है। इसको तो मैं बेसिकली इसको थोड़ा टिल्ट बनाना था, हाँ टिल्ट बनाते हैं थोड़ा सा, फिर जो डायग्राम में थोड़ा हो जाएगा कि हाँ परपेंडिकुलर, तो थोड़ा टिल्ट बनाते हैं। ये रहा, ये रहा, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। ये रहा 6 मीटर, ये रहा 8 मीटर। अब ये वर्टिकली अपवर्ड्स है मतलब ये आउट ऑफ द प्लेन है और ये 90 डिग्री बनाएगा भाई, समझ रहे हो, 90 डिग्री बनाएगा। ये रहा हमारा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, पहले 6 मीटर इधर 8 मीटर इधर, अब ये वर्टिकली 10 मीटर, तो 90 डिग्री बनाएगा ना इसके साथ, भले इसमें नहीं दिख रहा होगा बट 90 डिग्री है, समझा दिया मैंने आपको। ये कितना है 10 मीटर है। देखो एक तो है भाई, इसमें मैथ्स लगा दो भाई। ये रहा हमारा फाइनल पोजीशन, ये रहा हमारा इनिशियल पोजीशन, पहले तो डिस्टेंस निकालो ना भाई,
डिस्टेंस तो आसान है, डिस्टेंस क्या आएगी, लेंथ ऑफ द पाथ 6 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 10 मीटर, 6 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 10 मीटर, तो कितना आ गया, तो 18 और ये 24 मीटर, 24 मीटर यहाँ पे देखने को मिले। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करोगे, अब यहाँ पे मैथ्स आती है, इसलिए मैंने कहा वो जो उसमें मैंने वेक्टर फॉर्म बताया ना, तो वो आसान है, वो तो मेथड नंबर 2 में बताऊंगा। दिस इज मेथड नंबर 1, दिस इज मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। अच्छा, मेथड नंबर 1 में क्या करेंगे, लेट्स सपोज दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। ओके, आप जो है ना इसको पहले कनेक्ट करो इस तरह। अच्छा, आपको चाहिए क्या, आपको ये वेक्टर चाहिए, ये दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये चाहिए। कैसे निकालोगे, पहले आप इस ट्रायंगल में जाओ, दिस 6 मीटर, दिस 8 मीटर, दिस विल बी द 10 मीटर। कैसे, पीजीटी लगा दो, इस ट्रायंगल में पीजीटी लगा दो, तो यानी इसमें OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, है ना। OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू BA स्क्वायर, ये क्या है, ऐसे डबल हो गया, AO स्क्वायर, OB स्क्वायर तो हमें चाहिए, BA स्क्वायर 8 मीटर है और AO स्क्वायर 6 मीटर है, स्क्वायर स्क्वायर चाहिए, 8 स्क्वायर यानी 64 प्लस 6 स्क्वायर यानी 36, यानी 100 यहाँ पे आ गया। OB चाहिए तो इसको अंडर रूट कर दो, 10 मीटर आ गया। अब जरा इसमें देखो, इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में आपको ये चाहिए ना, तो इस वाले ट्रायंगल में ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये जो है ना ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा भाई, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, है ना, इस पे भी परपेंडिकुलर होगा इस पे। तो यहाँ पे देखो, ये OBC पे, OBC ट्रायंगल में जरा देखो, यहाँ पे ये राइट एंगल, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा ना, तो OC स्क्वायर विल बी इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। इस ट्रायंगल में जाओ OBC में ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना, तो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है वो दैट इज हाइपोटेन्यूज। सो OC हमारा हाइपोटेन्यूज है, बाकी बेस और परपेंडिकुलर। OC चाहिए तो बट हाँ, OB कितना है 10 स्क्वायर प्लस BC कितना है 10 स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 टाइम्स 10 स्क्वायर, ठीक है। OC चाहिए तो इसको अंडर रूट कर दो, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, 10 बाहर और अंडर रूट 2 अंदर, तो 10 रूट 2 यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखा है, हाँ 10 रूट 2 यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो ये तो भाई मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 जितनी जो है वो ज़्यादा मैथ लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मेथड नंबर 2 तो आसान है, देखो ये रहा भाई साहब, ये क्या नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, इधर चली 6 मीटर, इधर चली 8 मीटर और वर्टिकली अपवर्ड चली 10 मीटर। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसका कोऑर्डिनेट बता दो, इसका कोऑर्डिनेट बता दो, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, देखो पहले 6, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका कोऑर्डिनेट बता दो, आपको 0,-6 है ना, 0,-6 इसका कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो यानी यहाँ पे x क्या होगा, x विल बी दिस 8 -8 और y क्या होगा दिस -6, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो अब z में चला ना, मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है ना, ये y एक्सिस। अब देखो यहाँ पे ये रहा हमारा नॉर्थ, ये रहा हमारा साउथ, ये रहा वेस्ट, ये रहा ईस्ट। पहले ये साउथ में 6 मीटर चाहिए, फिर नॉर्थ में, वेस्ट में ये 8 मीटर, फिर वर्टिकली अपवर्ड्स। यहाँ पे अगर 0,-6 है, यहाँ पे -8, -8। अब भी वर्टिकली अपवर्ड चल, तो वर्टिकली अपवर्ड्स कितना 10 मीटर। अब यहाँ पे z कोऑर्डिनेट है, यानी यहाँ पे -8, -6, 10 मीटर, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, क्या जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो ये हमारा जो है फाइनल पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट्स मिले, तो फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिले तो फाइनल पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा क्या, तो कितना -8 i कैप -6 j कैप प्लस 10 k कैप। इनिशियल वेक्टर क्या है, वो तो इनिशियल वेक्टर तो यहाँ पे 0,0 पे, तो 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप। आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, तो फाइनल क्या है -8 i कैप -6 j कैप प्लस 10 k कैप। इसको इसे 0 से माइनस करो तो कुछ फायदा नहीं है, तो इसका जो ये आएगा वो क्या जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर मैग्नीट्यूड आएगा, तो अंडर रूट 64 प्लस 36 प्लस 100। तो यहाँ पे
क्या आ गया, ये रहा 64 प्लस ये 100 प्लस 100, तो क्या आ गया 2 टाइम्स 100, ठीक है ना। और ये आ गया √2 इंटू √100, तो √2 तो ठीक है, √100 10 होता है, तो 10 √2। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मुझे लगता है वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ, आप देख सकते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं आगे अगली वीडियो में। अभी तो बहुत टाइम हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।